तो बच्चा लोग आज हम लोग को डील करना था फेरिंग्स से, ठीक है। जैसे हम लोग फेरिंग्स का बात करेंगे सबसे पहले ध्यान में आएगा दो तीन पॉइंट। फेरिंग्स देखो कॉमन ओपनिंग है, ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला रीजन गर्दन का। यहाँ पे ग्लॉटिस भी है। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। और यहीं पे गलेट भी है। गलेट क्या है? ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। तो फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ, आप बोल सकते हो फूड भी और एयर भी। ये ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रीजन है। इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रीजन। इसका पोस्टीरियर रीजन जो है, जो पीछे की तरफ है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। मतलब फेरिंग्स के पोस्टीरियर रीजन में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी है और गैस्ट्रिक ट्रैक्ट भी है। जैसे देखो ये है पूरा फेरिंग्स, ग्रीन से दिखा रहा हूं कलर चेंज करके। ये है पूरा फेरिंग्स। फेरिंग्स के कलर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं कौन सा कलर यूज करूं? ये करता हूं, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। फेरिंग्स के, ये है फेरिंग्स का आगे वाला रीजन और ये है फेरिंग्स का पीछे वाला रीजन, देख रहे हो। तो फेरिंग्स के पीछे वाले रीजन में ग्लॉटिस भी है, गलेट भी है, आप समझे। फेरिंग्स के पीछे वाले रीजन में तो डिफरेंस क्या है दोनों में? कुछ नहीं, आगे में माउथ है, पीछे में ग्लॉटिस और गलेट। ग्लॉटिस और गलेट में डिफरेंस पूछ रही हो क्या? यस सर। ग्लॉटिस के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ओके सर। गलेट के नीचे फूड समझ, पाइप। समझ गई? ये फूड पाइप यस और सर। विंड पाइप नहीं है, ठीक है। ग्लॉटिस इज ओपनिंग, ये विंड पाइप का ओपनिंग है, ठीक है। और गलेट इज ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, आप समझे। ग्लॉटिस यस सर। विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं, गलेट फूड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं, ठीक है। यहां तक बोलो। यस सर। हाँ, तो इसके पीछे वाले रीजन में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी है, जो कि ओपन होता है। ओपनिंग का नाम है रेस्पिरेटरी, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख लो, रिस्पेक्टिवली उनको गलेट और ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आगे बढ़ो, बोलते चलना। यस सर। सर थोड़ा स्लाइड नीचे कीजिए। देखना तो ओपनिंग का नाम ग्लॉटिस गलेट, आगे बढ़े। अब फेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर चालू होता है उसका नाम है ईसोफेगस। क्या नाम है? ईसोफेगस। ईसोफेगस देखो, नॉर्मली हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर ऑफ मसल होता है। नॉर्मली हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर ऑफ मसल होता है। कौन कौन, ये तो आगे पढ़ेंगे। यहां सिर्फ इतना जानना है, ईसोफेगस में सिर्फ 3 लेयर होता है। ईसोफेगस में ओनली 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। सबसे बाहरी एक लेयर, इसका नाम है सेरोसा। दिस सेरोसा लेयर इज एब्सेंट इन केस ऑफ ईसोफेगस, ये याद रखना है अभी के लिए। सर रिपीट कीजिए। बताता हूं। हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट एट कहां से शुरू होता है बताओ? माउथ। माउथ। खत्म कहां होता है? एनस। एनस, वेरी गुड। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो कि शुरू होता है माउथ पे, खत्म होता है एनस पे। इस पूरे दूरी में, इस पूरे दूरी में टोटल 4 मसल लेयर से उसका बाउंड्री बना होता है। टोटल 4 लेयर से उसका बाउंड्री बना होता है। कितना लेयर? 4। उन चारों में जो सबसे बाहरी लेयर है उसका नाम है सेरोसा।
उन चारों लेयर में जो सबसे बाहरी लेयर है उसका नाम है सेरोसा, और ये सेरोसा लेयर ईसोफेगस में एब्सेंट होता है। ठीक, ये सेरोसा लेयर ईसोफेगस में एब्सेंट होता है। आगे सुनना, तो अगर सेरोसा एब्सेंट है तो टोटल कितने लेयर प्रेजेंट हैं? जाहिर सा बात है भाई साहब, 4 था टोटल, एक एब्सेंट है, 3 बचा। इसमें ये जो है एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कितना का भाई? 25 सेंटीमीटर लंबा, ऐसा एनसीईआरटी दिया है। ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि 25 सेंटीमीटर लंबा है। इस 25 सेंटीमीटर के स्ट्रक्चर में ऊपर का 1/3 पार्ट, जो ऊपर का 1/3 पार्ट है वो वॉलेंट्री मसल है, और जो नीचे का पार्ट है या बाकी जो भी पार्ट है वो सब स्मूथ मसल का यानी इनवॉलेंट्री है। ऊपर का पार्ट 1/3 वॉलेंट्री है, उसके बाद का 2/3 स्मूथ मसल यानी इनवॉलेंट्री है। ऊपर का 1/3 वॉलेंट्री से मेरा मतलब है वहां तक में मेरा कंट्रोल है, यानी अगर आप खाना निगल जाए और खाना यहां तक हो तो आप चाहो तो उसको वापस मुंह में खींच सकते हो, वो आपके कंट्रोल में होता है। एक बार खाना छाती पार कर गया, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक बार वो छाती पार कर गया तो आपके कंट्रोल में नहीं है, अब वो स्मूथ मसल है, यानी अब आप चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहो तो तेजी में नीचे नहीं कर सकते, चाहो तो तेजी में ऊपर वापस नहीं खींच सकते। तो ओनली 1/3 ऑफ अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस इज मेड अप ऑफ वॉलेंट्री मसल, रेस्ट ऑल आर इनवॉलेंट्री। ऑल में क्या आएगा? 2/3। ठीक है, यहां तक बोलो, बोलो, समझ में आया? बोलो, सबका सब शांत हो गए? ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट इज अब स्टमक में खाना सबसे पहले आया था आपके माउथ के थ्रू, बक्कल कैविटी क्रॉस करा, फेरिंग्स में पहुंचा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस होता हुआ स्टमक में पहुंच गया। स्टमक को बायोलॉजिकली एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं गैस्टर। क्या बोलते हैं? गैस्टर। स्टमक इज बायोलॉजिकली कॉल्ड गैस्टर। तो पेट को बोले गैस्टर, तो पेट में जो ग्लैंड है उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। Stomach is gaster, so the gland in stomach is gastric gland. Okay, the wall of stomach, gastric wall. उस गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है उससे जो सिक्रीशन है उसको क्या बोले? गैस्ट्रिक जूस। समझ रहे हो? पेट गैस्टर, पेट का ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, उस पेट के ग्लैंड से निकलने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम गैस्ट्रिक जूस, पेट का वॉल गैस्ट्रिक वॉल। समझ रहे हो बात कैसे बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी चल रहा है? ठीक है, यहां तक बोलो, यहां तक ठीक है? हाँ भाई। ठीक। ये जो स्टमक है इट इज एन हाईली स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर, यानी जैसे जैसे खाना जाएगा पेट फूलता चला जाएगा। इट इज अ हाईली स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर। ओके, ये फूड का स्टोर हाउस है। यहाँ पे आप जो खाना खाते हो वो 4 से 5 घंटे तक स्टोर होता है पचने के लिए। ठीक है, स्टमक इज गैस्टर, हाईली स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर, स्टोर हाउस ऑफ फूड है, 4 से 5 घंटे तक फूड इसमें स्टोर होता है। ये एनसीईआरटी का न्यू डायग्राम है, जिनके पास पुराना एनसीईआरटी है वो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ये डायग्राम पुराने वाले बुक में और नए वाले बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, जरा समझिएगा। ये था आपका ईसोफेगस, ये है आपका स्टमक। ईसोफेगस से स्टमक की तरफ खाना ऐसे आएगा, और जो पाथवे है, जो पाथवे है
उस पाथवे पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है ऐसा, ये देखो, इसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या करता है कि जब खाना आ रहा होता है तब तो खुला होता है, अब अगर खाना चाहे कि पेट से वापस लौटना है, बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट कर देगा। मतलब समझना, ऐसा है स्फिंक्टर। याद होगा हार्ट में भी समझाए थे जो लोग हमसे 10th पढ़े हैं। ऐसा है, अगर फूड इधर से आएगा तो ये खुल जाएगा, देखो ऐसे, है ना। फूड अगर इधर से आया तो ये जो ऐसे बंद था वो ऐसे खुल जाएगा। लेकिन अगर इधर से फूड आता, तुम देखो कितना भी कोशिश करोगे, कितना भी दबाव दोगे, ये और टाइट होता जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। समझ रहे बात? तो बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है कौन? और गैस्ट्रो। जब वॉमिटिंग वगैरह होता है तो? वॉमिटिंग न्यूरल रिफ्लेक्स से होता है, वो ऑटोमेटिकली पेट भरने की वजह से नहीं होता। हमारे ब्रेन से ऑर्डर आता है उस वक्त स्फिंक्टर को ओपन होने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। गुड। सवाल पूछने के बाद बता दो ठीक है नहीं ठीक है, आगे समझना। यहां तक तो ठीक है, चलो। ये जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, दैट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक एंड प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ फूड इन द इसोफेगस। Gastroesophageal sphincter is present at the opening of esophagus and stomach, at the opening of esophagus and stomach, and prevents the backflow of food in the esophagus. ठीक है, अब अगर आप स्टमक का क्या डायग्राम बोला देखेंगे, सर? At the opening gastroesophageal of? sphincter is present at the opening of esophagus and stomach, दोनों के माउथ पे होता है काम। It prevents the backflow of food in the stomach, in the esophagus. Prevents backflow of food in the esophagus. ठीक है, ये लिखना था सर। बोल दिए थे, नहीं लिखिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना, रिकॉर्डिंग आज तुरंत डाल देंगे। ठीक है आगे सुनना। सबसे ऊपर वाले एरिया का नाम फंडस, उसके बाद वाले एरिया का नाम कार्डियक, बीच में है बॉडी और सबसे नीचे पाइलरिक। अब देखो, इसका नाम है डेओडेनम। स्टमक से जो नीचे आता है इसका नाम है डेओडेनम। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप देखो, खाना जब इसोफेगस से स्टमक में आया था वहां भी एक स्फिंक्टर था, और अभी खाना जब स्टमक से वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट का नाम है डेओडेनम। तो जब फूड स्टमक से डेओडेनम में जा रहा है, स्टमक के उस पार्ट का नाम है पाइलरिक, जहां पे डेओडेनम जुड़ा है, तो वहां भी एक स्फिंक्टर है, और इस बार उस स्फिंक्टर का नाम है पाइलरिक स्फिंक्टर। ठीक है, इस बार उस स्फिंक्टर का नाम है पाइलरिक स्फिंक्टर। ठीक है, यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत बताइए? इसोफेगस स्टमक के बीच में था गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, स्टमक और पाइलरिक के बीच में है, सॉरी, पाइलरिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाइलरिक स्फिंक्टर। बोलिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूं फिर। उसके बाद हमें पढ़ना है लिवर के बारे में। एक बार फिर से क्या बताएं, बोलो। सर जो अभी आप कुछ बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे उसके हम बीच में बोले ये थे, है, वो है वो। हम बोल रहे थे कि जब ईसोफेगस से फूड स्टमक की तरफ आता है तो दोनों के बाउंड्री पे, ओपनिंग पे होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। डायग्राम देखो, ईसोफेगस देखो, स्टमक देखो, दोनों के ओपनिंग पे देखो गैस्ट्रो ऑसोफेजियल स्फिंक्टर दिखा।
उसी तरह से जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है यानी ड्यूडेनम की तरफ जा रहा है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम की तरफ जा रहा है, वहां फिर से एक ओपनिंग है, मतलब फिर से एक ओपनिंग है जिसको कोई गार्ड कर रहा है, और उस गार्ड का नाम इस बार है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, यहां तक बोलो। यस सर ठीक है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लीवर का। लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन भी है, लार्जेस्ट ग्लैंड एज वेल एज लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन। लार्जेस्ट ग्लैंड इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे बड़ा है। अब विसरल ऑर्गन क्या है, ये सब बताया था। व्हाट इज विसरल ऑर्गन, कोई बताएगा? विसरल ऑर्गन किसे कहते हैं, कोई बताएगा? बोलो, व्हाट इज विसरल ऑर्गन? नहीं, सर विसरल, भूल गए। हाँ तो हम बता देते हैं। विसरल ऑर्गन वैसे ऑर्गन को बोलते हैं जिसमें कोई हड्डी नहीं होता है। विसरल हाँ ऑर्गन बोल वैसे देते। ऑर्गन को बोलते हैं जिसमें कोई हड्डी नहीं होता है, ठीक है। लीवर का ओरिजिन क्या? तो द ओरिजिन ऑफ लीवर इज एंडोडर्मल। आवाज जा रहा तुम लोगों को क्या पटाखा का? नहीं 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 जा रहा, चलो ठीक है फिर। इधर तो पूरा बम बम मेरी तरफ मारे हुए, आज माइक लगता है काम कर रहा है। सर, यानी उसमें टंग आता होगा। हाँ, टंग भी विसरल ऑर्गन है हमारा, बिल्कुल। तो उसी तरह बहुत सारे विसरल ऑर्गन है हमारे बॉडी में, उनमें लार्जेस्ट कौन है? तो लीवर है। लीवर का ओरिजिन इंडोडर्मल है और लीवर का लोकेशन है अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमारा जो पेट है, हमारा जो एब्डोमेन है, उसके अपर राइट साइड में होता है। सर ठीक है, बोलो। स्लाइड अप कीजिए ना। बच्ची थोड़ा तेज लेकर चल रहे हैं, मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, थोड़ा सर्दी ऐसा लग रहा है, गला हाँ जल ठीक रहा है, है। स्क्रीनशॉट ले तो लिया हम सर, जल्दी बोल निकलेंगे दीजिए। इसलिए हम कर रहे हैं थोड़ा तेजी में, ठीक है। या एक ही घंटा हो क्लास लेंगे, गया 2 घंटा नहीं लेंगे। हो गया हो गया। मौका मिलेगा तो संडे संडे करके कर लेंगे, लेकिन आज नहीं। और एक तो बम 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 मारे हुए हैं। ठीक है, इसका लोकेशन क्या है? तो अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में ऊपर की तरफ होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के ठीक नीचे, ठीक है। वेट कितना? तो 1.2 kg से 1.5 kg तक, 1.2 kg से 1.5 kg तक, जिसमें फीमेल्स में 1.2 टू 1.4 kg होता है और मेल्स में 1.4 टू 1.8 kg होता है, सर ठीक किस है। चीज का वेट बता रहा है? लीवर का, ठीक है, हम लोग लीवर पढ़ रहे हैं तो लीवर का वेट का बात कर रहे हैं। लीवर 1.5 किलो तक हो सकता है मैक्सिमम, नॉर्मली ऑन एन एवरेज, जिसमें अगर फीमेल है तो उसका लीवर, कलेजी खाए होगे मटन में, चिकन में, ये वही लीवर है। तो अगर फीमेल है तो 1.2 टू 1.4 kg का होगा ह्यूमन में, और अगर मेल है तो 1.4 टू 1.8 kg का होगा, ठीक है। तो जिगरा मेल का बड़ा है। डबल क्यों सर? डबल कहाँ, मतलब सही, फिर भी ज्यादा क्यों है? ज्यादा होता है बहुत, ब्रेन का वेट भी ज्यादा है। और जाहिर सी बात है मेल थोड़ा डोमिनेंट, थोड़ा लंबा बड़ा चौड़ा होता है बाय बॉडी, बाय फिजिक तो है। लीवर में नॉर्मली 2 लोब होते हैं, लीवर में नॉर्मली 2 लोब होते हैं। देखो, इसको बोले राइट लोब और इसको बोले लेफ्ट लोब, ठीक है। एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। ये जो राइट लोब है ये बड़ा होता है, देख भी पा रहे हो डायग्राम में, और जो लेफ्ट लोब है वो छोटा होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेफ्ट लोब लार्जर होता है, सॉरी स्मॉलर होता है, और राइट लोब लार्जर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, लीवर के अंदर जो सेल होता है उसका नाम है हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट, ठीक है। तो सबसे पहले
जो हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट है वो क्या है, इसके बारे में जानो। तो ये जो हेपेटोसाइट है, दे आर मॉडिफाइड सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ एम्ब्रायोनिक मिडगट। एम्ब्रायो में जो मिडगट था, एम्ब्रायो में जो मिडगट था, उसका सेल ही मॉडिफाई होकर बाद में बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एम्ब्रायो में जो मिडगट था वही बाद में मॉडिफाई होकर बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का हेपेटोसाइट। स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहा हूं, लिवर का हेपेटोसाइट यानी लिवर सेल। ठीक है, हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट यानी लिवर सेल, इसको लिख देता हूं। ये आपके लिए काम का नहीं है, आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, आपको बस इतना जानना है, लिवर सेल को हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट बोलते हैं। आगे सुनना, ये जो हेपेटोसाइट है, ये जो लिवर सेल है, ये अरेंज होते, जैसे देखो यहां देखो, देख रहे हो, ये सारे हेपेटोसाइट्स हैं। कैसे अरेंज्ड है? तो जैसे ये अरेंज होता है ग्रुप में, इस ग्रुप का नाम है हेपेटिक लोब्यूल। ग्रुप का नाम क्या है? हेपेटिक लोब्यूल। ग्रुप का नाम हेपेटिक लोब्यूल। ग्रुप का नाम हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, और ये जो हेपेटिक लोब्यूल है, इसको बोलते हैं लिवर का यूनिट। ऐसे पूछेगा, द यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल। अगर बोलेगा ग्लैंड ऑफ, सॉरी ग्लैंड बोल रहा हूं, सेल ऑफ लिवर इज, तो हेपेटोसाइट या हेपेटिक सेल। ठीक है, और ये जो हेपेटिक लोब्यूल है, ये कवरिंग से ढका हुआ है, देख रहे हो, ये एक कवरिंग से ढका हुआ है, और इस कवरिंग का नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। दिस कवरिंग इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि जो ग्लीसन्स कैप्सूल है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल मैमेलियन लिवर। जितने भी मैमल के लिवर होंगे उन सब में हेपेटिक लोब्यूल मिलेगा, और हेपेटिक लोब्यूल कवर्ड होगा ग्लीसन्स कैप्सूल से बिना किसी एक्सेप्शन के। यानी अगर ग्लीसन्स कैप्सूल नहीं मिला, आप सीधा बोल दो ये मैमल तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हर मैमल में है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस बात का। ठीक है, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता, ध्यान रखिएगा। यहां तक ठीक है? बोलो आगे बढ़े। बताइए बताइए बताइए। बोलो। ठीक है सर। आगे बढ़े, हमारा जो लीवर है, इसमें एक ग्लिसन्स कैप्सूल के अंदर जो हेपेटिक लोब्यूल है, उसमें एक और तरह का सेल मिलता है जिसका नाम है कफर सेल। क्या नाम है? कफर सेल मॉडिफाइड मोनोसाइट है। मॉडिफाइड मोनोसाइट यानी, मॉडिफाइड मोनोसाइट यानी आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसा ही कुछ और आप पढ़े थे। मॉडिफाइड मोनोसाइट था, बताइए, एरियोला टिश्यू में पढ़े थे, क्या था, याद है? किसी को याद है? मॉडिफाइड मोनोसाइट कुछ एरियोला टिश्यू में भी पढ़े थे? नहीं, मैक्रोफेज याद है वहां का? मैक्रोफेज याद है? यस सर। हाँ, ये वही मैक्रोफेज जो मॉडिफाइड मोनोसाइट था, वही मोनोसाइट अगर लीवर में रहे तो मॉडिफाई करके बनाता है कफर सेल। ये भी फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस यानी फॉरेन सेल को निगलता है, राइट सा बात है, ये भी डिफेंसिव रोल प्ले करता है। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल में पोर्टल ट्रायाड होता है, बस समझ, ये सुन लेना है, याद रख लेना बस। वैसे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या, नॉर्मल सा बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है। पोर्टल ट्रायड लिवर में होता है, ये ध्यान रखिएगा। पोर्टल ट्रायड में क्या क्या होता है भाई? तो पोर्टल वेन होता है, हेपेटिक आर्टरी होता है, और इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट होता है। जैसे गैस्टर टर्म यूज करे थे स्टमक के लिए,
उसी तरह हेपैटिक टर्म यूज करते हैं लीवर के लिए। हेपैटिक टर्म इज यूज्ड फॉर लिवर, ठीक है। पोर्टल ट्रायड में आता है पोर्टल वेन, हेपैटिक आर्टरी और इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट। पोर्टल वेन, हेपैटिक आर्टरी और इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट, इसमें से हेपैटिक टर्म लिवर के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर होता है पोर्टल ट्रायड, जिसमें 3 चीज आएगा। पोर्टल ट्रायड ही बस ध्यान रखना है, बाकी 3 चीज अगर आप भूल भी गए तो कोई वैसा नुकसान नहीं होगा। ये जो हेपेटोसाइट है यानी जो लिवर सेल है वो क्या करता है, तो हेपेटोसाइट जो है वो रिलीज करता है बाइल जूस। हेपेटोसाइट सिक्रीट्स बाइल जूस, जो कि एक अल्कालाइन फ्लूइड है। 500 to 1000 ml पर डे रिलीज होता है, 500 to 1000 ml पर डे रिलीज होता है, और वो सारा का सारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और वो सारा का सारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, यहां तक बोलिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। नहीं? ठीक है, फिर आज हम सिर्फ इतने पे रोक रहे हैं, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। आज 1 घंटे वाला ही सेशन ले रहे हैं, 1 घंटे भी कहाँ ही हो पाया सही से।